पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और उत्तर प्रदेश में स्थित झीलों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। यदि भूगर्भिक दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ही एक भूभाग है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। तो उत्तर प्रदेश का जो पूरा भूभाग है वो गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। इसके गंगा के मैदानी क्षेत्र की जो संरचना है वो प्लीस्टोसीन काल में ही प्रारंभ हुई थी। गंगा के मैदानी क्षेत्र की संरचना प्लीस्टोसीन काल में प्रारंभ हो गई और इसकी प्रक्रिया आज भी जारी है। प्रदेश की दक्षिणी पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। प्रदेश के यदि दक्षिणी पठारी भाग की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तर की ओर निकला हुआ हिस्सा है और इसका जो निर्माण है वो कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की शैलों से हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो पूरा भूभाग है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का ही एक हिस्सा है और उत्तर प्रदेश का जो गंगा मैदानी क्षेत्र है इसकी संरचना प्लीस्टोसीन काल में आरंभ हुई थी और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है या दक्षिणी पठारी भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तर की ओर निकला हुआ एक भाग है और इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की शैलों से हुआ है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय की श्रेणियों का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ और यह जो काल है टर्शियरी काल टेथिस सागर के अवसादों के ऊपर उठने का हिमालय के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में हम लोग देखे थे कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में जो हिमालय की श्रेणियां हैं उस श्रेणियों का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ और टर्शियरी जो काल है यह टेथिस सागर में अवसादों के ऊपर उठने का हिमालय के निर्माण के लिए जाना जाता है। अब हम उत्तर प्रदेश की भौतिक विभाजन देखें तो उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है भावर एवं तराई का प्रदेश, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान और तीसरा है भारत का दक्षिणी पठार। तो जो उत्तर प्रदेश के 3 प्राकृतिक प्रदेश हैं वो हैं भावर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। अब आइए हम लोग देखते हैं भावर एवं तराई प्रदेश। तो भावर और तराई जो क्षेत्र है इसका विस्तार शिवालिक पहाड़ियों के समांतर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण लंबाई में है। तो भावर एवं तराई प्रदेश का जो विस्तार है ये शिवालिक पहाड़ियों के समांतर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण लंबाई में है। अब भावर एवं तराई प्रदेश में यदि भावर क्षेत्र की बात करें तो यह जो क्षेत्र है यह कंकड़ पत्थर से निर्मित पर्वतीय भूभाग है। मतलब भावर का जो क्षेत्र है ये कंकड़ पत्थर से निर्मित है। कंकड़ पत्थर और ये पर्वत का भूभाग है जो कंकड़ पत्थर से निर्मित है। इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। तो भावर क्षेत्र में नदियाँ क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। यहाँ पे नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। भावर क्षेत्र जो है ये शिवालिक से ही लगा हुआ है। मतलब शिवालिक के तुरंत बाद भावर का क्षेत्र है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय है और हिमालय की एक श्रेणी है यहाँ पे शिवालिक। हिमालय की श्रेणी है शिवालिक और शिवालिक के तुरंत दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में ये हमारा भावर प्रदेश है। ये भावर प्रदेश है और भावर प्रदेश के दक्षिण में तराई का प्रदेश आता है। तो हम लोगों ने देखा हिमालय के दक्षिण में शिवालिक प्रदेश है, शिवालिक की श्रेणी है और शिवालिक के बाद भावर प्रदेश है और भावर के बाद तराई का प्रदेश है। और ये जो भावर प्रदेश है यह पश्चिम में सहारनपुर से उत्तर में कुशीनगर तक विस्तृत है। तो इसका विस्तार, भावर प्रदेश का विस्तार जो है सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक पूरा इसका विस्तार है। तो हम लोगों ने भावर प्रदेश को पढ़ा और भावर प्रदेश से हमने देखा
कि शिवालिक श्रेणी के समांतर इसका विस्तार पूरा सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हिमालय है, यहाँ पे हिमालय, उसके बाद शिवालिक, हिमालय शिवालिक, उसके बाद शिवालिक के ही पैरेलल भावर एवं तराई का प्रदेश आता है। और भावर प्रदेश में, भावर जो प्रदेश है ये कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती है। भावर क्षेत्र शिवालिक से लगा हुआ है। यह क्षेत्र पूरा पश्चिम में सहारनपुर से उत्तर में कुशीनगर तक इसका विस्तार है। अब इसकी जो भावर जो प्रदेश है, भावर का जो क्षेत्र है, इसकी पश्चिम में पूरब की ओर बढ़ने पर चौड़ाई में कमी आती है। यदि पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ें अर्थात सहारनपुर से कुशीनगर की तरफ जाने पे इसकी चौड़ाई में कमी आती जाती है, अर्थात कुशीनगर में इसकी चौड़ाई कम है और सहारनपुर में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अब तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र भावर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। तो भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। यह महीन अवसादों से निर्मित दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है। अब चूँकि नदियाँ कंकड़ पत्थर से बाहर निकल आई हैं, कंकड़ पत्थर जो अवसाद थे वो भावर क्षेत्र में ही उसने छोड़ दिया। अब इधर तराई क्षेत्र में जब आती हैं तो यहाँ नदियाँ पहली बार दिखती हैं। और यह महीन अवसादों से निर्मित दलदली एवं गाद वाला मिट्टी क्षेत्र होता है। यहाँ पर तराई क्षेत्र में वर्षा की अधिकता होती है और वर्षा अधिक होने से यहाँ की भूमि की उर्वरता अधिक होती है और इस कारण इस क्षेत्र में गन्ने और धान की खेती भारी मात्रा में की जाती है। तो तराई क्षेत्र में वर्षा की अधिकता होने से भूमि की उर्वरता होती है और भूमि उर्वरता होने से यहाँ पर गन्ने और धान की खेती भारी मात्रा में की जाती है। इस क्षेत्र में साल, हल्दू, सेमल, साखू आदि के वृक्ष तथा लंबी घासें पाई जाती हैं। चूँकि इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है तो इस क्षेत्र में लंबी घासें पाई जाएंगी और यहाँ पर कुछ प्रमुख वृक्ष जो है साल के वृक्ष, सेमल के वृक्ष, साखू के वृक्ष, इस टाइप के वृक्ष भी इस एरिया में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रदेश आते हैं उनकी बात करें तो तराई क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया जनपद भी सम्मिलित है। तो तराई क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने देखा सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया जनपद सम्मिलित है। अब हम गंगा यमुना के मैदान को देखते हैं। गंगा यमुना के मैदान के बारे में बात करें तो गंगा और यमुना नदियों के बीच का ये क्षेत्र है। गंगा और यमुना नदियों के जो बीच का क्षेत्र है वहीं गंगा यमुना का मैदान है। गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र है। इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं। चूँकि गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र है तो उसे गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं। इसका जो विस्तार है सहारनपुर से पूर्व में प्रयागराज तक विस्तृत है। यह पूरा सहारनपुर से लेके पूरा प्रयागराज तक विस्तृत है। ये इस प्रदेश को 3 उपभागों में बांटा गया है, ऊपरी दोआब, मध्य दोआब और निम्न दोआब। तो गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है उसको भी 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। ऊपरी दोआब सहारनपुर से बुलंदशहर तक फैला हुआ है। मध्य दोआब जो है अलीगढ़ से कन्नौज और औरैया तक फैला हुआ है। निम्न दोआब कानपुर से प्रयागराज तक। तो गंगा और यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है जिसे गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं, इसको हम लोगों ने 3 उपभागों में बांटा। ये सहारनपुर से बुलंदशहर तक ऊपरी दोआब, अलीगढ़ से कन्नौज और औरैया तक मध्य दोआब, कानपुर से प्रयागराज तक निम्न दोआब। अब दक्षिणी का पठारी प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी भाग है वो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसी का उत्तर की ओर निकला हुआ ही एक हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। इसकी उत्तरी सीमा गंगा और यमुना द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है या दक्षिणी पठार है वो गंगा यमुना द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत झांसी, जालौन,
हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज की मेजा और करछना तहसील, चंदौली की चकिया तहसील, गंगा के दक्षिण में स्थित मिर्ज़ापुर के भाग सम्मिलित हैं। तो इसके अंतर्गत दक्षिणी पठारी भाग के अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज की मेजा और करछना तहसील, चंदौली की चकिया तहसील, गंगा के दक्षिण में स्थित मिर्ज़ापुर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की नदियों की बात करें तो चंबल, केन, बेतवा, सोन आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो दक्षिणी पठारी हिस्से की जो मुख्य नदियां हैं उनमें चंबल, बेतवा, केन, सोन ये सब इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। इस पठार की जो एवरेज हाइट है वो 300 मीटर है, लेकिन कुछ पहाड़ियाँ 600 मीटर तक भी ऊंची है। जैसे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की जो सोनकर और कैमूर पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई 600 मीटर तक है। अब दक्षिणी पठारी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस यमुना क्षेत्र, जो ट्रांस यमुना क्षेत्र है इसके अंतर्गत आगरा और मथुरा जिलों के यमुना के पश्चिम में स्थित क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। तो ट्रांस यमुना क्षेत्र के अंतर्गत याद रखना है आगरा और मथुरा जिलों के पश्चिम की तरफ के जो क्षेत्र हैं, पश्चिम में जो क्षेत्र स्थित हैं आगरा और मथुरा जिलों के यमुना के पश्चिम में जो स्थित क्षेत्र हैं उन्हीं को ट्रांस यमुना क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। बुंदेलखंड पठार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पूर्वी भाग में बघेलखंड का पठार स्थित है। तो बघेलखंड का जो पठार है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में बघेलखंड का पठार स्थित है। इस पठार के अंतर्गत सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली के दक्षिणी भाग, प्रयागराज के दक्षिणी पूर्वी भाग आते हैं। तो बघेलखंड पठार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग जो है वो बघेलखंड पठार स्थित है। इसके अंतर्गत सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली के दक्षिणी भाग, प्रयागराज के दक्षिण पूर्वी भाग आते हैं। यह क्षेत्र कोयले से समृद्ध है। जो बघेलखंड का जो पठार है यह क्षेत्र कोयले से समृद्ध है, यहाँ कोयला भरपूर मात्रा में मिलता है। इसे विंध्याचल पठार भी कहते हैं। ये पूरा जो यहाँ इस क्षेत्र में विंध्याचल की श्रेणियाँ हैं, अतः ये विंध्याचल पठार भी कहा जाता है। बुंदेलखंड पठार की बात करें तो इसका निर्माण प्राचीन नीच चट्टानों से हुआ है। यह पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में विभक्त है। तो बुंदेलखंड का जो पठार है इसका निर्माण प्राचीन नीच चट्टानों से हुआ है। यह पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में विभाजित है। इसका जो विस्तार है वो बुंदेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों तक है। इस पठार के अंतर्गत झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट इस पठार के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने दक्षिणी पठारी भाग को 3 भागों में विभाजित किया। ट्रांस यमुना क्षेत्र, बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार। ट्रांस यमुना क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा और आगरा के यमुना के पश्चिम में स्थित क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। बघेलखंड के अंतर्गत सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली के दक्षिणी भाग, प्रयागराज के दक्षिणी पूर्वी भाग ये सब आते हैं। बघेलखंड जो पठार है यह कोयले से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे कोयला मिलता है। इसे विंध्याचल पठार भी कहते हैं। तो बघेलखंड का जो एरिया है इधर इसे विंध्याचल पठार भी कहा जाता है। बुंदेलखंड पठार का जो निर्माण है यह प्राचीन नीच चट्टानों से हुआ है। यह पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में विभक्त है। तो बुंदेलखंड का जो पठार है इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों तक है। झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन देखा। अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।